बहुत तक पेपर आप देंगे क्या? आप सुनिए मेरी बात, आप बच्चों को लूटे ना। मेरा होना हो तुझे पहले कूट दूंगा। हाँ, अब मैं कभी कभी रोता नए स्कूल में गया तो वहाँ पे स्कूल था ही नहीं, वो धरातल पे विद्यालय था ही नहीं, कागज में चल रहा था। एक बार मेरी इसकी शिकायत जो थी वो हो गई थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं वैसे मैं बाथरूम डांसर हूँ, समझ लीजिए। आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आयोग आपको निराश नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हमारे साथ है पंडित जावेद भारती जी, जिनका अभी पीसीएस 2022 में सीनियर डाइट लेक्चर के रूप में जो है सिलेक्शन हुआ है, पीसीएस बन गए। फाइनली अभी तक टीचर थे पिछले 10 साल से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे ऑफिस में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ी बहुत ही सॉरी थैंक यू, फॉर्मेलिटीज हैं ये। थैंक यू। हो सके तो एक बार जरा जो है इसको आप लॉन्च कर दीजिए। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है और यस इसमें ट्रेडमार्क भी लगा हुआ है इनका। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल सा जो है कैजुअल सा देसी सा इंटरव्यू है ये। कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे रिलेटेड। बड़ा फेमस पर्सनालिटी ऑफ ऑलरेडी हमारे साथ एक जो है इस समय के यूट्यूब के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स भी हैं ये, और सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जो क्रिएटिव तरीके से आप स्टडी कराते हैं हृदय के, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं आपके, करोड़ों में लोगों ने देखा हुआ है आपको। ये वही है जिन्होंने जो यूपीपीएससी आयोग है उसके सामने पहली बार ऐतिहासिक डांस किया था, जिसकी वजह से सभी लोग इनको जो है बहुत ज़्यादा जानते हैं। बहुत वायरल टीचर है, मतलब मेरे से ज़्यादा शायद मुझे लगता है पॉपुलैरिटी आपकी। अरे नहीं ये आपका बड़प्पन है। और एक बार मैं कह दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका नाम पे बात करते हैं। आपका नाम पंडित जावेद भारती कैसे है? असल में मसला ये है कि समाज में ढेर सारे भेदभाव हैं। जातिगत भेदभाव आप देखते ही हैं। लोग नाम के अंत में देखते हैं क्या लिखते हैं ये, और उसके आधार पर क्या करते हैं, लोग भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। अरे ये उस जाति के है, ये सवर्ण है, तो ये दलित हैं, ये फलाने हैं, ठिकाने, जो भी कहते हैं लोग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना समानता को नाम से ही इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि पहला भेदभाव नाम से शुरू हो रहा है। तो जब नाम से ही भेदभाव शुरू हो रहा है तो नाम को ही एक ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उसमें समानता का बोध हो। तो उसमें पंडित भी है, उसमें जावेद भी है, और उसमें भारती भी है। अच्छा, आपने ये मतलब ये एक इक्वालिटी का मैसेज देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो वैसे जनरली अगर देखा जाए तो पंडित जो है उन लोगों को भी बोला जाता है जो किसी न किसी चीज के विद्वान हो। हाँ जी बिल्कुल, जो ज्ञानी होते हैं उन्हें पंडित बुलाया जाता है। तो उस संदर्भ में नहीं है ये? उस संदर्भ में नहीं है। अच्छा, एक इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी का प्रतीक है वो था। तो इसमें पंडित आ गया, जावेद आ गया, भारती आ गया। अच्छा, तीनों आ गए इसलिए ये। चलो बहुत बढ़िया। मतलब इसमें इक्वालिटी के अलावा और कोई सोच नहीं है? हाँ, नहीं, समानता ही था कि समाज में समानता का संदेश जाए कि सभी लोग जो है कई लोग थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं, वो अगर वो इस पे विरोध नहीं करते हैं? नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। कई सारे जो राइट विंगिस्ट टाइप, नहीं, सभी ने स्वागत किया है, किसी ने विरोध नहीं किया फिलहाल इसका। चलो बहुत अच्छी बात है। आपके अनुसार पंडित होते कौन है? एक पंडित के क्या दायित्व होते हैं? अब देखा जाए तो पंडित तो ज्ञानी को लोगों को कहा जाता है, और अब ज्ञानी है तो उसके दायित्व यही होंगे कि भाई समाज को एक नई दिशा दे, सकारात्मक सोच दे, और जो नैतिक मूल्य है समाज को उसको स्थापित करने का प्रयास करे। मेरा मानना यही है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप 10 साल से टीचिंग कर रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, अभी आप जो है ये पीसीएस भी बन गए हैं। डांस आप एक क्लास मतलब टॉप क्लास कर ही लेते अरे तो ये जो डांस है ये क्या प्रोफेशनल आपने सीखा है कि मतलब ऐसे ही? नहीं, जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं वैसे मैं बाथरूम डांसर हूँ, समझ लीजिए। यार बाथरूम डांसर बन के ये अब करोड़ों लोग देख चुके हैं तो नहीं, ये दर्शकों का प्यार है, लोगों ने ये मतलब जो बच्चे हैं, जैसे आप इस सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो उसमें ये इसको बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छे से? रिस्पॉन्ड करते हैं। आप मेरे वीडियोस देखिए, जितना अच्छा मैं नहीं करता उससे अच्छा तो बच्चे डांस करते हैं जी। और अच्छा। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया है मेरा जी, जो मैं सिखाता हूं। इसके लिए आपको कभी जो है वैसा विरोध का नहीं सामना करना पड़ा अपनी जॉब में? स्थानीय स्तर पर तो मुझे कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन एक बार मेरी इसकी शिकायत जो थी वो हो गई थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। अच्छा, बीएससी के पास। क्या हुआ? उन्होंने मेरे लिए सस्पेंशन लेटर जारी कर दिया था। अच्छा, तो वो असल में उन्होंने शिकायत की तो शिकायत का उन्होंने जांच नहीं किया, उसकी सत्यता उन्होंने जांची नहीं, बस शिकायत पे क्या कि उन्होंने एक्शन ले लिया। अच्छा। तो मैं भागा गया। तो जिले पे गया मैं वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ देर रोका, फिर बैठाया, तो मैंने और सारे उनको वीडियोस दिखाए, और सारी चीज़ें उनको दिखाई। मैंने कहा सर देखिए ऐसा बात है। और सौभाग्य से वो क्या कहते हैं, वो भी अभी पिछले ही वर्ष क्या हुआ था, वो सीनियर डाइट लेक्चरर बन के आए हुए थे। अच्छा, बन के आए थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे और जितने वीडियोज़ हैं उनको देखा, तो उन्हें लगा हाँ लड़का अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने जो सस्पेंशन लेटर था वो वापस ले लिया। वो
अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और आप जो बता रहे थे कि आप क्या महाराजगंज के हैं? जी जी अच्छा, आप अपने बारे में पहले बता दीजिए थोड़ा, आप कहाँ के हैं, क्या ग्रेजुएशन, पीजी, स्कूलिंग, बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट, ये बताइए। जी, मेरा नाम जावेद आलम है। मेरा जो मूल स्थान है वो महाराजगंज जिला है। अच्छा। और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं उसी जिले से की है। लेकिन पीजी और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से किया हुआ है। अच्छा। उसके बाद मैं पीसीएस की तैयारी मैं लगभग कर ही रहा हूँ। तो जैसे जो है आप बता रहे थे कि जो टीचर, थोड़ा उधर दिशा में अच्छा, करिए, ठीक है। कि जैसे आप जब टीचर की आपने जॉब स्टार्ट करी थी, तो आपने एक इंसिडेंट बताया था कि आप जिस स्कूल के टीचर थे वो स्कूल ही नहीं था। वो क्या इंसिडेंट क्या था वो था ये कि मेरा प्रमोशन हुआ जब। हाँ। पहले तो मैंने काम किया 3 साल। और 3 साल काम करने के बाद जब मैं नए स्कूल में गया तो वहाँ पे स्कूल था ही नहीं, वो धरातल पे विद्यालय था ही नहीं, कागज में चल रहा था बस। और हम लोग की वहाँ पोस्टिंग हुई। हम थे, हमारे मित्र सुमित कुमार पटेल जी थे, 2 लोग थे, वहाँ गए। अब हम लोग जब गए देखने, कहाँ पढ़ाएंगे हम लोग, हक्के बक्के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। अब क्या करें, तो भागे भागे हम लोग गए वहाँ पे जो खंड शिक्षा अधिकारी थी, जो बीईओ होते हैं, उनके पास गए। तो वो हंस के कह रहे, अरे देख लीजिए कोई पेड़ वगैरह, वहीं पढ़ाई वढ़ाई क्या करेंगे। और ये सोचिए हमसे पहले जिन शिक्षकों की वहाँ पे नियुक्ति हुई थी वो लोग ऐसे ही सैलरी उठाए थे, उन्होंने पढ़ाया ना कुछ किया। किस जगह की बात है ये है महाराजगंज में, एक हमारा रौतार गाँव पड़ता है, वहाँ की बात है। कब की बात है ये बात है, ये 2016-17 की बात है। 2016-17 में आपकी वहाँ पोस्टिंग हुई? विद्यालय नहीं था वहाँ पे। तो मतलब कुछ रिपोर्टिंग जब पोस्टिंग के लिए देते हैं, ये कुछ तो रिपोर्ट देते हैं ना कि आपको कहाँ रिपोर्ट करना है। वही तो हमारे कागज में आया कि मुझे इस विद्यालय पे जाना है। मैं वहाँ पे गया, वो विद्यालय था ही नहीं। गाय भैंस बैले, छाटी काटने वाली मशीन, भूसा सब वहाँ पे भरा पड़ा था जी, विद्यालय था ही नहीं जी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर तो हम लोग गए वहाँ पे, तो आप जैसे मैंने बताया, देख लीजिए कोई पेड़ वगैरह। तो हमारे जो मित्र जी थे, जो सुमित कुमार पटेल जी, वो काफ़ी प्रभावी व्यक्ति है वहाँ के, तो वो भी साथ में गए हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने दबाव डाला बीओ के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, एक रूम दिया बगल में। तो वहाँ पे हम लोग समझिए कि 2 साल तक हम लोगों ने ऐसे पढ़ाया वहाँ पे, एक रूम में वैसे पढ़ाया। फिर एक रूम लेके पढ़ाया। फिर चूंकि हम पटेल जी प्रभावी व्यक्ति थे, तो फंड उन्होंने प्रयास किया बहुत लगातार। ये डीडीओ सीडीओ जो हमारे डीएम साहब थे, वहाँ तक हम लोग गए वहाँ पे। तो किसी तरह फंड आया 2-3 सालों में। तो फिर उसके बाद विद्यालय बना। और आप देख रहे होंगे अब के जो वीडियोस मेरे आते हैं, तो माशाल्लाह देखते हैं कितना अच्छा विद्यालय बना हुआ है। और वो प्राइवेट विद्यालयों को भी फेल कर रहा है, इस तरह का विद्यालय नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इंडिया में ऐसे टीचर्स भी हैं कि भाई बाकायदा अगर सिस्टम में कोई चीज़ गलतियां हैं तो इन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके जो है आगे बढ़े हैं। बी द चेंज यू वांट टू सी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है यार। ये मतलब ऐसे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार एकदम कि ऐसा भी चीज़ें होती हैं। तो ये जैसे जो ये स्कूल, ये अगर हमारे जो है जैसे भारत में इस तरह से ये सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि बताइए जो है टीचर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, स्कूल भी नहीं होते हैं, तो इसमें फिर हम कहाँ आगे कैसे, ये जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ये सब लोग जैसे कहती है सरकारी स्कूल भेजो, किस तरह से हम आगे जा पाएंगे? हाँ थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। जो आधारभूत ढांचे हैं, जैसे मान लीजिए कई सारी नई स्कीम्स आई हैं, ठीक है। तो वो नई स्कीम्स आई हैं और हमारे जो अभी निपुण उत्तर प्रदेश हमारा बन रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस हमारे अब आ रहे हैं। जो पुरानी बातें अलग थी, अब तो जियो फेंसिंग हो रहे हैं विद्यालयों की, तो वहाँ से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो जैसे जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, ठीक है, अब उनके लिए एक ही है आस कि भाई सरकारी स्कूल है, वहाँ फ्री में पढ़ाई कम से कम कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चे अपना कोई कैरियर बना पाते हैं या बना सकते हैं? निश्चित तौर पर सर, ये हमारे जो हमारे टीचर आ रहे हैं, बिल्कुल क्रीम टीचर्स आ रहे हैं। मैं अपनी बैच की बात कर रहा हूँ, जो मेरा बैच निकला था, सारे क्रीम अध्यापक निकले थे। और जो जहाँ जिस विद्यालय पे है उन विद्यालयों की तस्वीर बदल चुकी है। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी यहाँ पे बैठा हूँ आपके यहाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सरकारी विद्यालयों में बहुत ही क्रीम टीचर्स जा रहे हैं। और एक बार बस जो जनता है वो विश्वास एक बार दिखा ले कि हम वहाँ पे पढ़ाई होती है, तो निश्चित तौर पे हमारे सरकारी विद्यालयों से अच्छे टैलेंट उभर के। एक बात बताइए, आप खुद अधिकारी बन गए हैं, अब टीचर से अधिकारी, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अच्छा, निश्चित तौर पर, लेकिन हाँ वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी कर दे सरकार। हाँ, मान लीजिए अब कहीं टेबल बेंच नहीं है, अब चटाई है। अब मेरा बच्चा जाकर चटाई पे बैठेगा तो ये मुझे खुद और नहीं, मैं खुद घर पे उतनी अच्छी व्यवस्थाएं बच्चे को अपने दे रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा जाकर वहाँ चटाई पे पढ़े, कितना भी अच्छा टीचर। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें जो सरकारी अधिकारी हैं उनका कितना रोल है सरकारी स्कूल को प्रमोट करने में? सरकारी अधिकारी ही चाहे तो सरकारी जो विद्यालय वो उभर कर सामने आ सकते हैं। उनको अब जो हमारे अध्यापक है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको पीछे से संबल देना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा। अब हमारे अधिकारी जाते हैं अध्यापकों पर चढ़ बैठते हैं
क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो अधिकारी हैं वो अध्यापक हैं, उनके साथ वो कदम से कदम मिला के चढ़े, उनको सहयोग करे, उनको संबल दे, उनको पीछे से बल दे, ताकि जो उनका जो मनोबल है वो मनोबल गिरे ना। कई सारे अध्यापकों को मैंने देखा है कि अधिकारियों की बेवजह की डांट फटकार से उनका मनोबल टूटा है और उन्होंने पढ़ाना कम कर दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ तक 10 साल का मेरा अनुभव में नहीं, लेकिन ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई आप कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन आप अपने दायित्व से कैसे हट सकते ये बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन वो इतना डांट फटकार देते हैं, इतना उनको बोल देते हैं, उसका बेचारा दिल ही टूट जाता है। डांटते क्यों है कि पढ़ाता नहीं है कि कुछ और करता है? बेवजह ही मान लीजिए इतने ढेर सारे हमारे कागजी कार्रवाई होती है, वो पूरा नहीं हो पाया, उसकी वजह से मतलब जबरदस्ती की फॉर्म, जबरदस्ती के मानिए हमारा अध्यापक तो पढ़ा ही रहा जाके वहाँ पे। हमारे असर की रिपोर्ट कह रही है कि भाई 90% हमारे जो अध्यापक जाके वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो जाके जांच करते हैं तो हमारे विद्यालयों में अध्यापक मिलते हैं। 10% तो हर जगह हर विभाग में होंगे सर, वो तो किसी को रोक नहीं पाएंगे। वो थोड़ी सी कड़ाई होगी, जो अधिकारी हमारे जो शासन के स्तर से कड़ाई होगी तो वो भी कम हो जाएगा। लेकिन जो अधिकारी हैं जो बेवजह की डांट फटकार देते हैं, उनको संबल नहीं देते हैं, धरातल के स्तर को वो समझते नहीं हैं और अध्यापकों को बेवजह काम लाद देते हैं, ये थोड़ा सा नुकसान करता है हमारे विद्यालय। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 वाली, उससे फायदा मिलेगा आगे? निश्चित तौर उससे फायदा मिलेगा। वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सब? वो इम्प्लीमेंट अब अधिकारियों को करना पड़ेगा। मान लीजिए ना, अधिकारी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अधिकारी अगर उसको इम्प्लीमेंट करता है, अध्यापक को सहयोग देता है, नई नई ट्रेनिंग सिखा रही है, उन ट्रेनिंग को फॉलो करवाता है अध्यापकों से, निश्चित तौर पर फायदा होगा। कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है आपका? मेरा अरे सर नहीं, आप बताइए, जर्नी बताइए अपनी। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 2013 में, और पहले अटेम्प्ट में ही मैंने मेंस लिखा, और तब से लेकर लगातार आज तक मैं लगातार मेंस लिख रहा हूँ। फाइनली 2022 में सिलेक्ट हुए? 22 में सिलेक्शन हुआ है। 22 में सिलेक्ट हुए, 23 का मेंस, 23 का भी मैंने मेंस लिखा हुआ है। मतलब आप जो है सफलता मिल चुकी है, अब लगातार मिलेगी, देखिएगा आप देखिएगा 2023 में भी, क्या पता इससे भी बढ़िया जो है रिजल्ट आए। और भी कोई पीसीएस के अलावा भी परीक्षा देते थे? मैंने यूपीएससी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यूपीएससी में मेरा फाइनली हो नहीं पाया। और बाकी वनडे अंडे? नहीं, कोई नहीं, मैंने नहीं दिया। उधर तो जाते ही नहीं? क्योंकि मेरा जो जॉब बहुत कम उम्र में मेरी जॉब लग गई थी, 13 में जॉब लग गई थी। कब, कितने साल के थे तब आप? मेरा 22-23 साल की उम्र मेरी उसमें थी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जस्ट जब लड़के उस एज में होते हैं जो प्यार मोहब्बत करें, उसमें आपने जॉब ज्वाइन की? जॉब मिल गई थी तो जॉब से प्यार करते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, ये आपके वीडियोस में दिखता भी है। अच्छा, मुख्य परीक्षा में आपका मीडियम कौन सा रहता है वैसे? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम? जी जी जी। तो हिंदी मीडियम वाले भी लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। एक देखिए, एक बड़ी इंस्पिरेशनल बात ये है कि भाई 2013 से लगे थे, टीचर भी थे, अपनी जॉब करते हुए अपने सपने पे लगातार काम किया है, और फाइनली जो है मिली जरूर। कुछ लोगों के लिए ये मजाक और ट्रोल का विषय हो सकता है कि अरे 10 साल में ले ली तो क्या कर लिया। भाई बहुत बड़ी चीज है, अभी भी कितने 35-36 साल के हैं, अभी आधी लाइफ बची है, आधी लाइफ तो रूल करेंगे ना पूरा। और टीचिंग में भी लगातार जो है परफॉर्मेंस किया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं फेमस है कि पीसीएस बने हैं, ये पीसीएस तो कोई जानता ही नहीं होगा आपको शायद कि अब पीसीएस भी बन गए आप। फेमस हुए हैं टीचिंग, अपने जो पैशन है कि भाई पढ़ाने को इतना क्रिएटिव बना देना। आप इनके वीडियोस देखेंगे जाके तो मतलब बड़ा क्रिएटिव ढंग से जो है, हृदय में जैसे सर जाते हैं डांस करते हुए, फिर बच्चे उनके पीछे आते हैं। मैंने वीडियो देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब किस तरह से आप जो है टीचिंग को और क्रिएटिविटी से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि बच्चे सीखेंगे कैसे? हाँ, जब तक उनको इंटरेस्टिंग वे में बताया नहीं जाएगा। अब ऐसा पुराना जमाना चला गया कि आप आ रहे हैं बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ बता दिए ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वो कहानी खत्म, वो अब बच्चा नहीं सीखेगा। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें आ गई हैं डिस्ट्रैक्शन वाली, तो उनको बता के करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने वो तुलुमा पद्धति बताई थी, वो मैंने बना दिया था पूरा, एक तरफ दाहिना बायां, बीच में वो मैंने कुर्सी लगा दी थी बीच में, वो मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो मैं अब देखिए, प्रैक्टिकल होता था साइंस में, प्रैक्टिकल होता था मैथ में, ऐसे लोग करते थे। अब मैंने सोशल साइंस में क्या किया, मैंने प्रैक्टिकल डाला है। बहुत बढ़िया। उससे क्या हुआ कि बच्चे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग में सीखने लगे। बच्चों को जो है पढ़ाते टाइम कभी डांटते वाटते भी हैं? नहीं, मारते? नहीं, छड़ी वड़ी? वो बिल्कुल नहीं। वो देखिए, छड़ी से मारने वाला मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, उसको कम से कम 23 मिलियन लोगों ने देखा था। अच्छा, कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कैसे सुधारा जाए? सुधारिए, प्यार से सुधारिए। प्यार से नहीं मानते हैं कई बार, वो जो कहावत है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल मानेंगे। वो आप गुस्सा जाएंगे ना तो आपको खींच के ले जाएंगे, अरे सर हो गया, अब नहीं करेंगे सर, ऐसा नहीं करेंगे सर। मतलब पूरा जो है फोकस आपको टीचिंग में करना चाहिए। जी जी जी। ये सब चीजें फिजिकली कुछ नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान होगा बच्चों का। अपनी पोस्ट के बारे में बताइए थोड़ा, कि उत्तर प्रदेश में सीनियर जो डाइट लेक्चरर, उनके क्या दायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और क्या ये पोस्ट सिर्फ टीचिंग तक सीमित है? हाँ नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे इसमें लेक्चरर लगा हुआ है,
तो लोग समझते हैं कि अरे नहीं तो बस पढ़ाने वाली जॉब होगी, अब जाके यहाँ से आप डाइट में पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो सीनियर डाइट लेक्चरर की जो पोस्ट होती है वो निश्चित तौर पर जो हमारे अध्यापक हैं या जो डाइट पे जो काम होते हैं ट्रेनिंग वगैरह का, उसमें इनको शामिल किया जाता है। लेकिन ये नेक्स्ट BSc भी होते हैं, इनको क्या किया जाता है, BSc का प्रभार दे दिया जाता है। तो पूरे जिला का जो शिक्षा का जो डिपार्टमेंट जो काम होगा वो क्या करते हैं, संभालने का काम ये करते हैं। तो बहुत सारे इनके डाइवर्स एरियाज़ हैं, यहाँ पे जाके आपको काम करने का बेहतरीन अवसर यहाँ पे मिल सकता है आपको। पैसा जरूरी है जीवन में कि पावर? देखिए इस उससे नहीं रिलेटेड है, अलग क्वेश्चन है। ये देखिए पैसा निश्चित तौर पे ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो निजी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा तो बहुत ज़रूरी है। निश्चित पावर नहीं जरूरी। पावर देखिए, पावर ठीक है, वो आपको ग्लैमर देता है, लेकिन पावर क्या करेंगे पावर का? ठीक है, आप पावर के लिए इस डिपार्टमेंट मतलब जो PCS हैं, जो अधिकारी वर्ग है, वहाँ पे आप मत आइए, आप वो आइए सेवा के भाव से कि हमारे जो लोग जो जुड़े हैं उनको हम क्या दे सकते हैं। तो इंटरव्यू वाला आंसर दे। नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ मैं कि मान लीजिए मैं जिला वित्त शिक्षा अधिकारी में बनने वाला हूँ, तो क्या मैं जाके अब अध्यापकों को अपना पावर दिखाऊंगा? नहीं, वो काम मुझे नहीं करना है। मैं उनको सपोर्ट करूंगा और साथ ही साथ मैं अपना टीचिंग नहीं छोड़ूंगा। जो आपके साथ टीचर होने में चीजें हुई थी वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसको हटाना है। और साथ ही साथ मैं बच्चों के साथ भी जुड़ा रहूंगा, मैं उनको जाकर पढ़ाऊंगा भी। अगर मुझे वो मौका मिलता है, जो समय बचेगा, तो मैं जाके मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने का भी काम करूंगा। अब एक बात बताइए, आप ऑलरेडी टीचर हैं, आपकी ऑलरेडी सैलरी होगी 60-70 हज़ार से ज्यादा, 78,000 के 78,000, ठीक। सीनियर डाइट लेक्चर में सैलरी कितनी मिलेगी? ऑलमोस्ट इसी के आसपास मिलेगी। बिल्कुल। तो फिर जब पैसा दोनों जगह मिल रहा है तो फिर क्यों छोड़ रहे हैं आप ये? तो दायरा मेरा बढ़ गया ना। मान लीजिए मैं पहले अब एक ही विद्यालय में काम करता था, एक 4 दीवारी में घिरा हुआ था। अब जो मेरा दायरा बढ़ गया, अब जितने जिले के पूरे जो स्कूल होंगे सरकारी, वो मेरे अंडर में होंगे। मतलब पावर भी जरूरी है। पावर नहीं मैं कह रहा हूँ सर, देखिए वो मैं पहले एक जगह में काम कर रहा था, मेरी जो क्रिएटिविटी थी, मेरी जो रचनात्मकता थी, वो एक विद्यालय तक सीमित थी। अब जो मैं काम करूंगा वो मैं पूरे जिले के लिए काम, दायरा बढ़ जाएगा। मेरा दायरा मतलब पावर का एक आपने सही यूज किया है। पावर का नहीं सर, अपने ज्ञान का, जो मेरा अनुभव है उसका मैं सही इस्तेमाल करूंगा। देखिए अगर आप सिर्फ टीचर रहते और फिर उसकी वजह से आप वायरल होते तो बात वो वाली है, ठीक है। लेकिन अब आप सीनियर डाइट लेक्चरर हैं तो आपके में जो पावर आई है उसको सही से यूज करके आप अपना दायरा बढ़ाएंगे, टीचरों को भी सिखाएंगे नई नई क्रिएटिविटी और खुद भी पढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, यहाँ पावर की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ नॉलेज की बात है और मेरे अनुभव की बात है। अच्छा। मेरा जो ज्ञान, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसको मैं बांटूंगा अपने जो अध्यापक है उनके साथ, और जो मेरा अनुभव है 10 साल का या 12 साल का, वो मैं बांटूंगा अपने उनके साथ। आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। अच्छा। मैं किसी भी हालत में अभी भी जिम्मेदारी साथ में बैठा हूँ। आगे मैं BSc बनूंगा तो मेरे कोई ऐसे वीडियोस आप नहीं पाएंगे जो मैं किसी अध्यापक को मैं डांट रहा हूँ या बोल रहा हूँ। अच्छा, सर कैसे समझाएंगे फिर? सिखाते हुए, हाँ देखिए सर, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। आप नहीं पढ़ाएंगे तो ठीक है, नुकसान आपका नहीं हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। और उसके जो लोग सरकारी सिस्टम में होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि मतलब वो जो है कामचोर होते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जी, ऐसा होता तो सरकार चली थी कैसे? जी। ज्यादातर सरकारी जो कर्मचारियों की सोशल में इमेज है, मतलब सोसाइटी में, समाज में जो इमेज है कि ये लोग कामचोर होते हैं, पैसे को घूस खाते हैं। तो अगर इतना वैसा मतलब ढीठ सिस्टम है, कैसे उसको बदलाव कर देंगे आप एकदम से रातों रात? अच्छा देखिए, हम जब सिस्टम में घुसेंगे तभी तो वहाँ बदलाव कर पाएंगे। और जब मैं वहाँ जाऊँगा, मैं अपनी बात वहाँ रखूँगा। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो भाई लोग आएंगे, हमको घूस देंगे, रेजिस्टेंस मिलेगा। आप सुनिए मेरी बात, आएंगे लोग, कहेंगे भाई ये इतना पैसा ले लीजिए, उतना पैसा ले लीजिए, मैं उनको वहाँ नकारूंगा। देखिए मैं पैसे से आप काम मत कराइए, आप मुझसे कुछ और ले लीजिए। आप चलिए भाई, आपको क्या कहते हैं, छुट्टी की बात होगी, मैं आपको छुट्टी बहुत सलीके से आपको पास कर आपकी मैं पास कर दूंगा। ठीक है, आपको मेडिकल पे जाना है, मैं उसको सलीके से, मैं खुद आगे बढ़ के आपका काम करवा दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, हमको घूस मत दीजिए, मैं आपका काम आसान करूंगा। ठीक है, उस एवज में आपको अच्छे से विद्यालय में पढ़ाना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे जो है आपने तैयारी करी। अरे नहीं, बिल्कुल सर। और मुझे, मैं पहली बार तो यार इस तरह का इंटरव्यू, मैंने बहुत ढेर सारे इंटरव्यू दिए लगातार पिछले 2 सालों में, तो इतने इंटरव्यू दिए कि मैं खुद ही बोर हो गया इंटरव्यू देते थे। पहली बार इस तरह का इंटरव्यू मैं फेस कर रहा हूँ। नहीं, ये थोड़ा सा जीवन में चैलेंजेस आने ये हमारे जो इंटरव्यू है ना, मैं इसीलिए उसको थोड़ा, ये क्वेश्चन जरूर होते हैं हमारे एक सेट ऑफ, लेकिन मैं बीच बीच में कई सारे रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, इसीलिए। आगे भी एग्जाम देंगे? 2024 का सोचा मैंने, एक अटेम्प्ट और मैं और क्या जीवन में लक्ष्य क्या है आपका? अब देखिए, एक अटेम्प्ट और देंगे, SDM का लक्ष्य है, क्योंकि SDM में बनूंगा तो वहाँ भी डाइवर्सिटी मेरी बढ़ेगी और कई सारे विभागों के साथ काम करने का। क्यों SDM में जाना चाहते हैं? सिर्फ डाइवर्सिटी, निश्चित तौर पर डाइवर्सिटी। अच्छा, सीनियर लेक्चरर डाइट को मिलने वाले सैलरी और इमोलमेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए, और इस पोस्ट पर आने के पश्चात प्रमोशन के कितने मौके होते हैं? प्रमोशन देखिए, अब ये है कि कुछ पता लगाया है? पता नहीं लगाया है, लेकिन ये है कि 5400 पे ग्रेड की नौकरी है, ठीक ठाक सैलरी इन हैंड आपकी आ जाएगी। ठीक है,
और यहाँ से आपको फिर DIS और फिर क्या कहते हैं ये प्राचार्य तक आप प्रमोट करके जा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा। और BSc तो आप ही हैं, BSc के बराबर आप ही हैं। बाकी और क्या क्या मिलता है, गाड़ी वाड़ी कुछ? गाड़ी वगैरह तो खैर इसमें नहीं मिलती है। हाँ, अगर प्राचार्य आप हो जाएंगे तो एक गाड़ी आपको मिलेगी। अच्छा। घर और डायरेक्ट में मिलता है आवास। अच्छा, आसान शब्दों में बताइए कि जैसे यूपी जो राज्य है इसको बीमारू वाली कैटेगरी में रखा जाता था, अब इसके लिए जो शिक्षा है विशेषकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी है, और क्या यूपी की सरकारें इस दिशा में कुछ ध्यान केंद्रित कर रही हैं बिना किसी एक विशेष सरकार को टारगेट किए? वही तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न हो नहीं, आप न्यूट्रल वे में बताइए आप इसको। देखिए, बीमारू राज्य से हटने के लिए स्कूली शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है कि स्कूली शिक्षा को दरकिनार कर दिया है, हमने फोकस नहीं किया है, हमने इसको फंडिंग नहीं की, तो ये निश्चित तौर पे क्या हुआ, ये बहुत ही निचले अधर तल पे पहुंचा हुआ है यानी। लेकिन हाँ, वर्तमान समय में काम अच्छा हो रहा है, ठीक है। कायाकल्प योजना जो स्कूलों को अच्छा बना रही है, निपुण उत्तर प्रदेश ये अच्छा हो रहा है, और जो नई शिक्षा नीति है जो क्या कर रही है, स्कूली शिक्षा को स्किल से जोड़ने का काम कर रही है, क्लास 6 से। अब जब हमारा शिक्षा स्किल से जुड़ेगा तो जो हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या हो जाएगी, काफ़ी हद तक क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये बीमारू से क्या हो जाएगा, हम निकल के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब नई शिक्षा आई है, क्लास 6 से। कितना टाइम लगेगा इसमें? इसमें कम से कम मुझे लगता है कि 4 से 5 साल। अभी तो ये जो नई पीढ़ी है वो निकल के जाएगी, अभी क्या कहते हैं, बता रहा हूँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक। उसके बाद उस स्किल का और बेहतर उपयोग होगा, तो कम से कम मान के चलिए कि 7 से 8 या 10 साल, एक दशक मान लीजिए। अच्छा। मुझे हमको लग सकता है कि ये बेहतर होने वाला है हमारा उत्तर प्रदेश। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी हर बार जब पॉलिसी आती थी तो यही कहा जाता था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हर बार जब पॉलिसी आई तो बार बार ये कहा गया, लेकिन पहली बार स्किल को एजुकेशन के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। इम्प्लीमेंट हो पाएगी? निश्चित तौर पर बिल्कुल होगा। जो स्थानीय स्तर पे हमारे जो काम है उन बच्चों को सिखाया जा रहा है, जैसे लकड़ी का काम बच्चों को सिखाया, कल क्लास 6 से ही काम सिखाया जा रहा है। जो कुम्हकारी है उसका काम बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो ये जब काम जब इम्प्लीमेंट होगा तो बच्चा बेरोजगार तो किसी हालत में रहेगा नहीं, वो अपना सेल्फ काम कर पाएगा। वो आज के जैसे सोशल मीडिया का युग बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, आज भी जो लोग जो है बेरोजगार हैं, तो मतलब उनके क्या बेरोजगारी के कोई रीजन मानते हैं आप? बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन होता है, सरकार होती है कि आप खुद होते हैं? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें हैं। हम खुद कुछ के जिम्मेदार हम स्वयं हैं और कुछ की जिम्मेदारी सरकार है। सरकार भी है? जी बिल्कुल। मान लीजिए अब भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो अब जो हमारे युवा है वो अपना जो डिग्रीज है, जो विज्ञान है, जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो वो बेरोजगार है सरकार की वजह से, क्योंकि भर्तियां नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन वो तो क्या मतलब सरकारी नौकरी ही जॉब है? नहीं, मैं बता वही तो आगे मैं बढ़ रहा था। लेकिन वो क्या है, वो उद्यमी भी बन सकते हैं। लेकिन उद्यमी बनने के लिए भी क्या है, थोड़ी सी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो थोड़ा सा हमको लोन अच्छे से मिल जाए, सलीके से लोन मिल जाए, तो मुद्रा लोन वगैरह, लेकिन बहुत कम लोन आ रहा है। तो हम सरकार को थोड़ा चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लोन और अफोर्डेबल, और क्या अफोर्डेबल मैं कह रहा हूँ, जो बहुत ही सुविधाजनक से मिल जाए, आसानी से लोन मिल जाए जो हमारे युवाओं को, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा फायदा करेगा। अच्छा, मतलब बेरोजगारी कम हो सकती है। हाँ, एक तरफ हमारा क्या है, भर्तियाँ दे दें, और दूसरी तरफ उद्यम शुरू करने के लिए आसान किस्तों में क्या है, लोन मिल जाए। लेकिन फिर जो है बिजनेस में रिस्क होते हैं सारे। बिजनेस तो स्टार्टअप में आप 90% देख लीजिए बंद हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बाइजू का एग्जांपल देख लीजिए, इतनी बड़ी टेक की है फिर भी ये हालत मुझे लगता है कि एक काम और किया सकता है, इसमें प्रशिक्षण को जोड़ा जाए। कौशल के साथ, मान लीजिए आपको हम लोन दे रहे हैं, तो उसको हम आपको प्रशिक्षण भी देंगे उस चीज़ का, ताकि जो फेल होना है उसकी संभावना कम हो जाए। थोड़ा सा जो है टफ अगर लगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि ना आपकी एक्चुअली जो थिंकिंग है ना वो हमारी स्टूडेंट तक जाए, स्टूडेंट्स को आपकी जो इतने दिनों की जो एक्सपर्टीज है उनका भी लाभ मिले। मैं हमारी एक्सपर्टीज का तो लाभ ले ही रहे हैं। मैं तो देखिए ना, बहुत अच्छा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। जी। सब सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि जो है ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार ऐसे शिक्षक आते हैं जो जिनको ये भी नहीं पता होता है इंडिया की कैपिटल क्या है। ऐसे कई सारे जो है पत्रकारों ने कई बार इंटरव्यू लिए हैं बिहार और इन सब जगह। जी। तो इस इतने अच्छा वेतन, मतलब 70-80 हज़ार रुपए मिलने के बाद भी ये लोग अपने दायित्व से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों नहीं इनको नॉलेज होता है? और कैसे ये रिक्रूट हो जाते हैं? मेरा तो ये सवाल है। हाँ, ये है कि ये रिक्रूट कैसे होते हैं। मान लीजिए अगर इनके पास नॉलेज की अगर कमी है तो नहीं, इतना भी ये कोई नॉलेज नहीं है कि भाई इंडिया की कैपिटल क्या है, ये कोई नॉलेज है भाई? ये तो बिना पैदा हुआ बच्चा भी बता देता है यार।
नहीं, पैदा होना पड़ेगा, चलो वही से मान लो, ये वही से नहीं, ये है समस्या है। तो अब मैं देखिए, अब क्या है, अब टेट और सुपर टेट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो भर्तियां थी, ये बहुत कई सालों पुरानी है। कोई वीडियोस किसी ने बना लिया तो वो उसको वायरल कर रहा है, वो घूम रहा है पूरा तरीके से। अब जो है, अब लोग टेट और सुपर टेट पास करके आ रहे हैं और काफ़ी क्रीम बच्चे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। वो तो अब ये इस तरह की समस्या नहीं आएंगी कि उसको कैपिटल ना पता हो, ठीक है, वो ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि अक्रमणता हो, वो काम ना करना चाहे, तो इस तरह के लोग 10% हैं, ठीक है, मैं अभी मान रहा हूँ। इन लोग को कैसे ठीक किया जाए ये बताइए। इन लोगों को ठीक कर सकते हैं वहाँ के जो अधिकारी होंगे, ठीक है, वही क्या कर पाएंगे, उनको ठीक कर पाएंगे, ठीक है। आपके अंडर में आएंगे लोग, ठीक करेंगे आप? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर 90% को मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, और जो हमारे 10% जो काम नहीं कर रहे हैं उनको पास मैं जाऊंगा, पहले बात करूंगा। नहीं माने तो नहीं मानेंगे तो फिर अब जो एक्शन लेंगे, व्यवहारिक कार्रवाई मैं करूंगा। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाएंगे। तैयारी के दौरान जो है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कैसे रखें? ये जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, रील वाले नए नए सुपरस्टार, यूट्यूब, ये रोस्टिंग, ये सबसे कैसे बचे? देखिए, मसला ये है कि मैं खुद रील बनाता हूँ, ठीक है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये थोड़ा सा अगर आपके पास विल पावर नहीं है तो ये आपको नुकसान कर सकता है। तो आप ज़रूरी चीज़ों को आप अपने फ़ोन में रखिए, ठीक है। मान लीजिए यूट्यूब तो ठीक है, वो ज़रूरी, लेकिन उसमें भी शॉर्ट्स आ गए हैं, तो वो बच्चे शॉर्ट्स लगते हैं देखने। तो कुछ जो एप्लीकेशन है जो ज़रूरी है, मान लीजिए यूट्यूब तो आपको रखना ही रखना है पढ़ने के लिए, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की ज़रूरत नहीं है, आप उसको हटा दें, यूट्यूब को रखें। और बेहतरीन जो चैनल्स हैं, जैसे हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, इनको आप सब्सक्राइब कर लें और उनको अपने पास रखें, ताकि नई नई जो जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो आप एक ऐसा माहौल अपने आप बना लें उस फ़ोन के आसपास, इर्द गिर्द। जब आप फ़ोन खोलें तो आपके पास वही आए, पीसेस वाले मैटर आए, आपके मैटर आए, करंट अफेयर्स आए, ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। जीवन में अफेयर करना चाहिए? किस चीज़ का? कैसा अफेयर? वैसे ही अफेयर जैसे सब लोग करते हैं। अच्छा, नहीं, देखिए, एक साथी की आवश्यकता तो है। एक समय ऐसा आएगा कि एक आपको चाहिए कोई कि आप अपने दिल की बात किसी से कह सकें, कर सकें। लेकिन ये है कि अफेयर नहीं, आप समझिए कि एक गहरा रिलेशन आप बनाएं, ठीक है, एक पक्का रिलेशन बनाएं जो आपकी ज़िंदगी भर काम है। ऐसा नहीं कि आप ये अफेयर चलाया, वो अफेयर चलाया, ये ऐसा किया, वैसा किया, इसमें थोड़ा सी आपको नुकसान होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो अफेयर्स से बचें, एक बढ़िया रिलेशन बनाएं। अगर आप लड़की हैं तो आप जो कोई पुरुष मित्र है, अगर आप पुरुष हैं तो कोई महिला मित्र है, तो ऐसा बनाएं जो आपकी तैयारी में आपको एक सहयोगी की भूमिका निभाए। आप जब डिप्रेस्ड हो, आप जब तनाव में हो, तो आपको एक सहज संबल दे, ठीक है, आपको सहारा दे और आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे। तो इस तरीके का आप रिलेशन बनाएं। अफेयर सबसे मैं थोड़ा बचूंगा। अफेयर की जगह करंट अफेयर करो ना। हाँ, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। इस दिन की शुरुआत अपने अफेयर से नहीं, करंट अफेयर से करिए, ये सही है। वो भाई ये सर का जलवा है, ये ऐसा सर बोलते हैं। नहीं, ये करना भी चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल। आपको सबसे पहले करंट अफेयर न्यूज़ देखनी चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, इस समय क्या जो है बड़ी न्यूज़ आ गई। कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं इलेक्शन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं नई स्कीम आ रही है। शुरुआत तो करंट अफेयर से करनी ही चाहिए। ये तो सही बात है। चयन के पहले और चयन के पश्चात लोगों का रवैया कुछ बदला है आपके खिलाफ? मतलब अरे सर, बिल्कुल, बहुत बदला है। जब तक टीचर थे लोग नहीं, जब तक टीचर थे तो ठीक है, लोग पसंद करते थे मुझे, ऐसा नहीं है नहीं पसंद करते थे। लेकिन चयन के बाद कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन आए जो मेरे पास फ़ोन कभी आते नहीं थे। अच्छा। तो उन लोगों ने हाल चाल लिया, पूछा, बधाइयाँ भी दी। अब किस वे में किया, क्या उनका मोटो रहा होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि बदलाव नजर आया लोगों में, बहुत बदलाव है। तो मतलब एकदम से जब लोगों का पीछे ऐसा बड़ी पोस्ट पे चयन होता है तो समाज एकदम हाथों हाथ लेने लगता है। टीचर थे तो उतना सम्मान नहीं था, लेकिन अब मान लीजिए पोस्ट जो भी हो, SDM DSP नहीं मिला, यही पद मिला, लेकिन इतने से ही सम्मान मेरे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये तो मैं मानूंगा। SDM DSP मिला नहीं कि आपने भरा ही नहीं था? नहीं, मैंने भरा था, मिला। अच्छा, भरा था। ओके, ठीक। कितने घंटे डेली पढ़ाई करते थे? मेरी 6 घंटे की डेली 6 घंटे। बाकी 18 घंटे चूँकि क्या दिन का शेड्यूल क्या है कि सुबह 8 बजे से मेरा विद्यालय लग जाता है, तो 7 बजे मुझे किसी हालत में अपने घर से निकलना है, ठीक है। और उसी 7 बजे, चूँकि हमारी मैडम भी एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल है, तो उनका भी सारा काम मुझे देखना पड़ता था, तो वो काम करना। और विद्यालय में ऐसा नहीं कि मैं कोई काम चोरी कर दूँ, ऐसा नहीं है। तो बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए TLM बनाना, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ किया करता था। तो मेरे पास समय थोड़ा सा कम था, लेकिन ये था कि मैंने 3 स्लॉट बनाए थे 2 घंटे के, और वो 2 घंटे पूरी ईमानदारी से। अच्छा। सुबह का 2 घंटे का स्लॉट, ठीक है। फिर कितने बजे? सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ जी। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त वाली पढ़ाई। और 4:30 से 6:30 का 2 घंटे का स्लॉट कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता मुझे। ठीक। फिर शाम को 5 से 7 मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अच्छा।
मतलब घर जैसे स्कूल से घर गए? जब घर गए चाय मस्त पी के अपने मेरा स्टेज एक कमरा है वहाँ में चला गया पढ़ने चला जाता था। फिर और रात में 2 घंटे का स्लॉट था लेकिन वो 3 घंटे 3.5 घंटे भी हो जाते थे, लेकिन मिनिमम 6 घंटे। तो सोते कितने बजे थे रात में? 12 बजे के आसपास। अरे तो 12 बजे सो रहा हूँ, 4 बजे उठ रहा हूँ, यही का ये डेली का कम क्यों सो रहे हो? यही शेड्यूल मेरा। आप देखिए आँख के नीचे पूरा काला घर है, पूरा पड़े हुए हैं जी। अच्छा, तो भैया मेहनत बहुत और यही कारण रहा, मैं जब एंग्जाइटी और डिप्रेशन में गया यही कारण रहा, कम सोना, ये कारण रहा। जब पूरे वर्षों की जो मेहनत है ना अब आपके सामने बहुत खूबसूरत तरीके से आ रही, तो अब बड़ा आनंद आ रहा होगा ना कि चलो भाई इतना मेहनत करी तो मजा आया आप जीवन में। अच्छा लग रहा है। थोड़ा लेट मिला लेकिन मिला जरूर। और ये बात आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आयोग आपको निराश नहीं करेगा, ये मैं जानता हूँ, देगा जरूर, कुछ ना कुछ देगा, लेकिन भगवान के आयोग के घर में देर है लेकिन देर नहीं है। लेकिन आयोग जो है एज रिलैक्सेशन नहीं देता है, कोविड में भी नहीं दिया, बताइए। ये देना चाहिए था, सबको दे दिया, सारे आयोगों ने दे दिया, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। नहीं देना चाहिए था, इन्हें थोड़ा कुछ कमियां इनमें भी है। स्केलिंग हटा दिया, अच्छा कदम किया, बहुत अच्छा काम है। साइंस साइड वाले थोड़े नाराज हैं कि भाई उनके ज़्यादा नंबर आ जाते थे पहले, वो कैसे लाए नंबर? नहीं तो अब एक अच्छे सेम प्लेटफॉर्म पे लोग आ गए ना। पहले वो क्या करते थे कि भाई साइंस में अब 400 में आप 380 लेके चले जा रहे हैं, 360 लेके चले जा रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 400 में 240 245 के आसपास में जाकर क्या ऑप्शनल था आपका? इतिहास था। इतिहास, और हमेशा इसी के आसपास में सिमटता रहा हूँ। 240 से ऊपर जाते इतना अच्छा लिख दो, जाते नहीं थे जी ऊपर। साइंस साइड वालों को कहना ये है कि भाई आर्ट साइड वालों का लिए तो वैसे भी फायदा है, क्योंकि जीएस वगैरह ये आर्टी साइड की तो चीजें हैं, तो जीएस तो पहले से कहाँ उसमें आपको महारत हासिल करना है, आप भी तो उतना ही कर सकते हैं, साइंस वाले भी। मैं साइंस वालों को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी उतना ही कर सकते हैं। लेकिन अब ये हो गया कि सेम हिंदी का पेपर क्यों डालते हैं इसमें पीसीएस में 150 नंबर आप हिंदी, ये हमारी हिंदी की हमारी जो भाषा है हिंदी तो है हमारे राज्य की, तो हिंदी आपको नहीं पता रहेगा तो कैसे आप राज्य संचालित करेंगे? आप लेटर वगैरह आएगा, अच्छे कठिन प्रश्नों शब्दों को आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो मतलब ये सब जरूरतें हैं। बिल्कुल जरूरी। क्या आपको लगता है कि पबएड का पेपर डालना चाहिए कंपलसरी पेपर के रूप में? पबएड नहीं, लेकिन हाँ एक भाग दे सकते, भले उसको ऑप्शनल कर दें, मतलब कुछ वो ऐसा कर दें वो एमसीक्यू टाइप का, क्योंकि ये सब की इसकी स्किल्स तो बात नहीं यूज होती है। मुझे लगता है कि रिटर्न में एक पार्ट दे देना चाहिए उनको। अच्छा, कुछ इसका निकाल, कुछ यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप हमारा आपदा प्रबंधन है, आंतरिक सुरक्षा है, उसी तरह से एक पार्ट 2-4-5 को थोड़ा जो जितना अधिकारियों के लिए मतलब बेसिक चीज़ है वो क्या करना चाहिए, देना चाहिए उनको। हाँ, अच्छा। तो ये जो है अपने आप जो है टीचिंग में भी थे और अपने सभी कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन करते हुए भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय प्रबंधन कैसे किया, टाइम मैनेजमेंट? यही तो मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल कर कैसे लेते थे? मेरे लिए बहुत मुश्किल था जी। और मैं कभी रोता था पढ़ने के लिए जी, मैं पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा जी हमको जी। नहीं, सुबह डेली 4 बजे उठ कैसे लेते थे? उठना पड़ता है जी हमारे, अलार्म लगाइए फिर उठिए, काम करिए, अपना टारगेट था। और मेरा एक ग्रुप चलता था जी, उसमें से 4-5 लोग थे, जैसे ब्रिजमोहन अवस्थी जी थे, मुकुल किशोर दुबे थे, अनुष्का श्रीवास्तव थी, मिथिलेश गुप्ता जी थे, सुधीर भारती जी, इसमें सारे लोग सेलेक्ट हो गए। अच्छा, आपस का हमारा ग्रुप था जी, और इस ग्रुप में ही हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी से डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए जी, और आंसर राइटिंग तो झूम के किए जाए जी। मेंस की सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ लाइव लेक्चर, अगर जो लाइव क्लासेस होती हैं वो जरूरी है कि भाई लिखना भी पड़ता है? लिखना बहुत जरूरी है। आप अगर नहीं लिखेंगे, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आपका हाथ एग्जामिनेशन हाल में चलेगा ही नहीं जान जी, और वो जो थॉट प्रोसेस है आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो लिखना जरूरी है, घर बैठ के लिखिए, आप लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। छात्र छात्राओं को तैयारी के दौरान किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए? डिस्ट्रैक्शन जो आपके आसपास हो रहे हैं। और आपके हिसाब से क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है? ये मोबाइल तो पहले बात तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल से कुछ लोग पढ़ के आईएएस पीसीएस बन नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान समय में जो रील का जो दौर चला है ना, ये थोड़ा सा बहुत नुकसान कर रहा है जी। और दूसरी बात, नेगेटिविटी से दूर रहिए। नेगेटिविटी से, ये नकारात्मकता आपको ले डूबेगी। कोई कह रहा है कि भाई जो है तुम्हारा नहीं होगा तो इससे दूर रहिए। हमको तो इतना लोगों ने कहा है जी, ये नहीं होता था, अरे छोड़ दो, क्या दे रहे उतना, तो इतना अटेम्प्ट दे चुके, 4 अटेम्प्ट दे चुके। गुस्सा नहीं आती थी कि इसको कूट दे सीधा? गुस्सा भी नहीं होगा, गुस्सा भी आता था। मेरा होना हो तुझे पहले कूट दो। हाँ, आपको जज करेंगे, लोग जज करेंगे, आपके रिजल्ट से लोग जज करना शुरू कर देते हैं। अरे इसको तो कुछ नहीं आता, ये होगा ही नहीं, कितना भी मेंस लिख ले नहीं होने वाला इसका। जब आप ऐसे दौर में जाएंगे कि 2 बार 4 बार आप मेंस ने लिख लिया आपने, आपका नहीं हो रहा है, तो और लोग आपको जज। आप तो बड़े लंबे मतलब इसमें खिलाड़ी रहे हैं, तो हाँ, आपको तो बहुत ज्यादा इसमें। मैंने किसी की नहीं सुना, मुझे लिखना था। मुझे तो आपके रिलेटिव वगैरह ने भी ट्रोल किया होगा? बहुत मुझे। क्या जीवन भर लिखते रहो? हाँ, बुढ़ौती तक आप पेपर देंगे क्या? ऐसे करते, बुढ़ौती तक पेपर आप देंगे क्या? तो कहते हैं नहीं देना है। इस टाइम अपने को संभालते कैसे थे आप?
मतलब क्या थी, कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं, मेडिटेशन वगैरह नहीं, वही विल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए। अंदर से एक आवाज़ आती थी, इस बार तो हो जाएगा, अच्छा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। ऐसे करते करते मैंने 10 अटेम्प्ट मैंने दे दिए। बहुत मतलब इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। अब तो डिस्ट्रैक्शन नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना। फिर लेकिन कुछ लोग का ये भी तर्क है कि भाई ऐसे तो ये भी पक्का नहीं कि किसी का होगा भी IAS पीसेस में, नहीं 1% से कम ही लोगों का होता है। जी जी जी। तो मान लो डिस्ट्रैक्शन नहीं भी हुआ, सीरियस भी पढ़ाई किया फिर भी ना हुआ, तो जीवन के वो लक्ष्य, वो मौके तो चले गए ना जब इंटरटेनमेंट भी कर सकते थे, जीवन का आनंद ले सकते थे। नहीं, एक उम्र तक का बाउंडेशन तो आपको, चाहे UPSC हो चाहे BPSC हो, आपको तो देता ही। लेकिन हाँ, अगर आप उस दौरान आप नहीं कुछ हो पाए तो आप इतने योग्य नागरिक हो जाएंगे या इतने योग्य हो जाएंगे कि किसी भी फील्ड में आप जाएंगे उसके बाद हाथ आजमाएंगे तो उसमें आप धुरंधर बन के निकलेंगे। इसी से एक क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है जीवन में जो लोग सिविल सर्विसेज वाली फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, मतलब क्या जितने भी छात्र हैं सबको UPSC की तैयारी करनी चाहिए? मान लो हुआ तो हुआ और नहीं तो खुद सीख गए। नहीं, मेरे अनुसार जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एक बार तो जरूर UPSC की तैयारी करनी चाहिए सबको। एक बार सबको देना चाहिए एक बार। अंबानी का लड़का तो नहीं देता है, वो न दे तो उनके पास वो क्या कहते हैं, वो साहस इसमें नहीं आ क्लास पाएगा। को आप आइडेंटिफाई करिए, मिडिल क्लास लोगों को एक बार जरूर देना नहीं, मिडिल क्लास नहीं, सबको देना चाहिए, सबको देना सबको देना चाहिए, क्योंकि वो साहस, वो कंपैशन, वो लड़ने का जज्बा, वो नई नई चीज़ें सीखेंगे आप। पहली बात तो आप सांप्रदायिक नहीं रह जाएंगे, आप जो जात पात जो भेदभाव होता है वहाँ उसमें आप बिल्कुल नीचे रह जाएंगे, मतलब कि वो सोचेंगे ही नहीं आप। अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं, कई सारे IAS के पद पे लोग जाके जो है जातिवाद करते हैं, ये सब करते हैं, वो तो अब पढ़े ये लिखे देखिए, होते हैं। 1% तो हर जगह होंगे। अब मान लीजिए अगर आप 100 IAS उठा के देखेंगे तो एक IAS हो सकता है ऐसा निकल जाए, लेकिन 99 जो IAS होंगे वो इस सब चीज़ों से वो आप काफी पॉजिटिव हैं सिस्टम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुकेश अंबानी जी के यहाँ जॉब निकलती है, वो उनके जो कई सारे कंपनीज होती हैं उसके लिए वो लोग ज़्यादातर, कई बार वो जॉब निकालते हैं सिर्फ IAS एक्सपीरियंस के लिए। कई लोग IAS की जॉब छोड़ के उनके यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, इतना पैसा देते हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर सारी सुविधाएं देते हैं। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि अगर जिसके पास पैसा है वो तो कभी ये सब सोचता भी नहीं है। अंबानी का लौंडा क्यों बनेगा IAS? वो तो उनके यहाँ खुद IAS काम करते हैं। नहीं, देखिए, IAS बनने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी करिए, आप उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, मतलब IAS की तैयारी के दौरान आप ढेर सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अच्छा, मतलब ये जो अवेयरनेस होती है, अपने राइट्स सीखने के लिए, फंडामेंटल राइट, सारी चीजें, वो चीज़ें सीखेंगे आप। वंचित वर्ग को समझ पाएंगे आप, उनके खिलाफ जो कंपैशन है उसको आप जगा पाएंगे। ठीक है, कई सारी चीज़ें आप, डिसीजन मेकिंग आपका बेहतर हो जाएगा इन सब चीज़ों से, तो वो सब चीज़ें सीखने के लिए। आजकल के जो है माहौल है, जो एक कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट था, रिलीजन इज ओपियम टू द पीपल, मतलब रिलीजन जो है लोगों के लिए अफीम है, इसको मानते हैं आप? अगर बिल्कुल सर, ये तो मैं मानूंगा कि धर्म लोगों को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। हाँ, ये मानना तो धर्म नहीं होना चाहिए? नहीं, धर्म होना चाहिए, धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। जब धर्म में कट्टरता बढ़ जाती है तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मतलब कार्ल मार्क्स ने पूरा सच नहीं बोला? नहीं, आधा सच उन्होंने कहा है, पूरा सच नहीं कहा। आप अक्सर कहते हैं कि खेल खेल में व्यक्ति सब सीख सकता है। जी जी बिल्कुल। क्या पीसेस की परीक्षा खेल खेल में सीख सकता है, मतलब पास कर सकता है? निश्चित तौर पे कर सकता है, कर सकता खेल है। खेल में ही कर सकता है। हाँ, ये है कि वो अन्य सारी चीज़ों को छोड़ दे, खेल की तरह एथिक्स लिखिए ना भाई, खेल की तरह लिखिए। आप पेपर सेकंड लिखिए, खेल की तरह लिखिए। इतिहास में आप खेल की तरह उसको पढ़िए, आप क्या दिक्कत है? जब आप उसको बर्डन की तरह लेंगे, बोझ की तरह लेंगे, तो आपको वो दबाएगा। आप खेल की तरह लेंगे, आप लिखिए 3 घंटा आप खेल की तरह, एक गेम है, 20 क्वेश्चन है, मेरा एम है कि उसको 3 घंटे के अंदर पूरा करना है। एक गेम, एक आप टाइम सेट करिए, ठीक है? वो अपने आप से एक खेल है, हमारे एक खेल है, इस खेल को मैं खेलने जा रहा हूँ, 3 घंटे के अंदर हमको ये 20 क्वेश्चन कर देना है। अब लिखिए उसको वजह से, आप देखिए उस खेल में कि आप कितना सफल हो पाते हैं, आप सेंचुरी मार पाते नहीं मार पाते। आपने 20 क्वेश्चन लिख लिया, आप समझिए कि सेंचुरी मार दिया आपने उसमें। मतलब कुछ ऐसा अपने आप के लिए टारगेट सेट करिए, कुछ रिवॉर्ड दीजिए कि भाई 3 घंटे पढ़ लोगे तो 1 घंटे खेल लेंगे, इस तरह का रिवार्ड आप दीजिए। आप उसको खेल की तरह लीजिए, आप छोटे छोटे पार्ट्स बनाइए, छोटे छोटे गेम बनाइए उसको लेकर, ठीक है? आप चाहें तो GS के भी गेम बना सकते हैं, अच्छे। बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी बनना जरूरी है कि एग्जाम की डिमांड पूरी करना? अगर आप PCS की एग्जाम दे रहे हैं तो डिमांड पूरी करिए, ज्ञानी बन के क्या करेंगे? तो डिमांड पूरी करिए, जितने सवाल आपके जहाँ से आए उन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पैटर्न्स फॉलो करिए, PYQ देखिए, कहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं उनको ज़्यादा फोकस करिए, जहाँ से सवाल कम आ रहे हैं एक नज़र देखिए, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो डिमांड को फोकस करिए, PYQ देखिए लगातार, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वहाँ फोकस करिए, निश्चित तौर पे आपका एग्जाम निकलेगा। अच्छा, जैसे कई लोग पूछते हैं, अगर
किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल बनना है तो 5 बातें बताइए जो स्टूडेंट को करनी चाहिए, किसी के लिए भी, एक जनरलाइज करके। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी गवर्नमेंट, जो इंडिया के गवर्नमेंट एग्जाम से उनको निकालने के लिए 5 ऐसी बातें जो आपके हिसाब से स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। पहली बात तो नोटिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या आप उसमें जा सकते हैं, आपकी अपनी योग्यता पहचानिए। दूसरी बात सिलेबस, सिलेबस को आप नहीं देखेंगे, बिना सिलेबस के आप कूद पड़ेंगे, दूसरों की राय लेकर कूद जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तीसरी बात, सिलेबस के अनुसार आपको संसाधन देखिए, क्या संसाधन हमारे आसपास मौजूद है, नहीं मौजूद है। हालांकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, वहाँ से आपको मिल पाएंगे, सब मिल जाता है। और अब उस सिलेबस के अनुसार आपके अपने नोट्स उनको बनाइए, और लास्ट और आकर ये मल्टीपल रिवीजन, उन नोट्स के मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी, बहुत मल्टीपल रिवीजन, एक रिवीजन नहीं, मल्टीपल रिवीजन जरूरी है। अच्छा, आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितना रिवीजन करते थे? मैंने तो 10 बार मेंस दिया, तो मैंने कई बार, इतिहास तो मैंने कई बार पढ़ा हुआ है जी। एक ही सवाल तो आपकी कोई मतलब क्या ऐसी फ्रीक्वेंसी है, 6 घंटे आप पढ़ते हैं डेली? जी जी जी। तो उसमें क्या हर हफ्ते में या महीने में या कभी रिवीजन भी करते हैं? बिल्कुल रिवीजन करते, क्यों नहीं करते। प्रैक्टिस का कितना रोल होता है तैयारी में? प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है जी। आप अगर प्री दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज तो आपको लगाना ही लगाना है, अगर मेंस है तो आपको लिखना ही लिखना है जी। आप ये नहीं करेंगे तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, सिलेक्शन थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के लिए कोई सुझाव है आपके पास कि हम कुछ सुधार कर सकते हैं? अरे सर क्या सुझाव है, लेकिन यह कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे तो लगता है कि इनके केवल फ्री बैच आप ले लेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट रहेगा। तो सुधार की आवश्यकता क्या कहें अब, ठीक है, ऑफलाइन, हाँ ये है, ये मैं बात में कहना चाहूँगा कि ये अगर ऑफलाइन बैच आ जाए तो बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन जाके, कई सारे बच्चों ने मुझसे भी पूछा है, तो मैं चूँकि मैं ईमानदारी से बता दूं, मैं भी एडटेक में उतरने वाला हूं, मेरे कई लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी तक जितने बच्चों ने मुझसे पूछा, मैंने चूँकि सर का रिकमेंड करता हूं कि जाइए, उनका आप सब्सक्राइब करिए और उनसे आप देखिए। अभी तक हमारे पास रहो, आगे अगर आगे, हाँ आगे नहीं ये बात है, जहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये जिस गेम में मैं उतरने की सोच रहा हूँ, उसके सलमान खान, शाहरुख खान है, हम लोग तो न्यू कमर हैं जी, हम लोग क्या कर पाएंगे। लेकिन हम ये है कि अगर इनके जैसे अभ्यर्थी क्या करता है, एक वीडियो देखता है, एक चैनल देखता है, दूसरा चैनल भी देखता है, तो एक परमानेंट चैनल आप इनका देखिए, अगर दूसरा आपको देखने का मन करे तो निकट भविष्य में जावेद आलम जी। नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपको मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में मानता हूँ, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, जो कनेक्ट करते हैं आप। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चन कठिन जरूर पूछे, वो इसलिए कि आपका पेशेंस टेस्ट करे कि भाई इंटरव्यू के दौरान भी आप कुछ जवाबते तो नहीं है। एक बात बताइए कि वह कौन सी विशेषता है जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अन्य संस्थानों से अलग करती है? इनकी जो कमिटमेंट है, जो ये कमिट करते हैं कि हाँ ये चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे, तो ये लोग कराते हैं। इन्होंने कहा कि भाई फ्री बैच, फ्री ग्रुप में ये देंगे, तो ये देते हैं जी। ऐसा नहीं कि और लोगों की तरह बोल दिया, आके चैनल पे बोल दिया ये करेंगे वो करेंगे, उसमें से 40% दिया, 60% नहीं हुआ। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को मैंने जब से मैं इनको देख रहा हूँ, तो इनका जो कमिटमेंट है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये जो कहते हैं, एक बार जो कमिटमेंट कर हाँ वो उसके बाद सलमान करा ले। वैसे सलमान का डायलॉग की बात मैं जीवन में बहुत पहले से फॉलो करता था, लेकिन हाँ उसको उन्होंने वो एक डायलॉग दे दिया कि हाँ भाई एक बार कमिटमेंट कर दिया तो। अच्छा, जो अभ्यर्थी शुरुआत की तैयारी से लेकर अंत तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज भरोसा करना चाहते हैं, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? देखिए मैंने तो सर का जो बैच है उसमें इंटरव्यू में मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसके बाद मैंने देखा कि इनके जो फ्री बैच हैं, जो प्री की तैयारी कराते हैं, इनके जो लंबे लंबे वीडियोस आते हैं, पापा वीडियोस आप लोग इनके आते हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे होते हैं। वो तो करंट अफेयर तो झाड़ के मन में लगता है कि इन्हीं से आयोग लाता है, सजेस्ट लेता है, क्या हम क्वेश्चन पूछें आप, कई बार लोगों ने आरोप लगाया, तो इनके सवाल डायरेक्ट क्या होते हैं, आ जाते हैं जी। तो मुझे लगता है कि प्री का हो या फिर मेंस का हो या इंटरव्यू का हो, एक विश्वसनीय संस्थान है, और ये जो कुछ भी करते हैं थोड़ा ये अलग तरीके से करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ यहाँ बैठ के कि एक अच्छा ये चैनल इनका है, ये अच्छा काम करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। तो लड़कों को विश्वास करना चाहिए इनके ऊपर। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन रेशियो क्यों कम रहता है? सिलेक्शन इसलिए कम रहता है कि अब जो पीटी हो रहा है वो हिंदी मीडियम का भी कम निकल रहा है। मेंस में बच्चे जो ज़्यादा जा रहे हैं वो, अच्छा मतलब लोग ही कम जा रहे हैं, तो इसलिए कम हो रहा है। जो मेंस है ना, मेंस में इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा जा रहा है, तो वो वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मतलब आजकल स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों रही है? उनके चूँकि दिमाग में बना हुआ है कि इंग्लिश मीडियम को नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो वो कई सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, किसमें करूँ। मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप इंग्लिश मीडियम में जाइए, नंबर वहाँ आपको अच्छे मिल रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि भेदभाव थोड़ा सा मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा है।
थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा है। ये बात तो है। एक बार यूपीपीएससी में ये आरोप लगे थे क्योंकि नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप में जो सुधीर भारती जी हैं वो एसडीएम हो गए, ठीक है। तो उन्होंने हिंदी में लिखा, पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ। इंग्लिश में उन्होंने 2 पेपर लिखा, 2 पेपर इंग्लिश में लिखा, 2 पेपर हिंदी में लिखा, उनको एसडीएम रैंक मिल गई। लेकिन आप तो हम लोग हिंदी मीडियम, हम लोग हिंदी मीडियम में है, हम लोग को एसडीएम नहीं मिल पाया, हम लोग थोड़ा सा नीचे। लेकिन हिंदी मीडियम से भी एसडीएम बनते तो बनते हैं निश्चित तौर पर बनते हैं, लेकिन उनका जो है रेशियो है थोड़ा सा ज़्यादा है इंग्लिश मीडियम का। और लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि भाई जब लोग ही कम जा रहे हैं। एक बार ये आरोप लगा था यूपीपीएससी आयोग पे कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की कॉपी है वो इनके हिंदी मीडियम वाले प्रोफेसर जाते हैं। क्या इन सब वजह से थोड़ी पार्शियलिटी हो जाती है कि भाई इंग्लिश में लिखा है तो दे दो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूँ कि अभी एकदम सच्ची घटना बताऊंगा मैं आपको। हाँ बिल्कुल बताइए। बताऊंगा कि कुछ तकनीकी खामियां तो है कॉपी जांच करने में, क्योंकि 2021 का पेपर आया था, राजा भोज आया था लिखने के लिए। अब मैं सही ईमानदारी से बता रहा हूँ, राजा भोज का क्वेश्चन आया था, मुझे राजा भोज के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, मुझे एबीसीडी पता था। अब मैं क्या मरता क्या ना करता, क्वेश्चन पूरे करने थे। तो ये बहुत ही प्रतापी राजा थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने मंदिर बनवाए, ये करवाए, वो कर। अब मैं क्या करते, मैं जो समय था क्वेश्चन पूरा करना था, उसमें मुझे 15 में 9 नंबर मिले हुए हैं। आपने कॉपी देखी है? कॉपी मैंने जाके देखी वहाँ पे, मैं तो मुझे मेरा पैरों नीचे की ज़मीन खिसक गई। और एथिक्स का पेपर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, सारे क्वेश्चन मैंने अटेंड किए, उसमें मात्र मिले सिर्फ 54 नंबर। अच्छा। और वहाँ पे नंबर क्या दिया, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर। अब कहाँ पर कोई रिपोर्ट करेगा? मैं जाऊँगा कहीं कहूँ भी कि नहीं क्यों आपने 2 नंबर दिया। तो क्या दोनों पेपर आपने अलग अलग लैंग्वेज में लिखे थे? नहीं, लैंग्वेज सेम थे, लेकिन यह है कि तकनीकी खामी तो है कॉपी चेक करने। लोग कॉपी देख नहीं रहे हैं, सही से कॉपी चेक नहीं हो रही है। मतलब एक्चुअली जो कीवर्ड्स जांचे जाने चाहिए वो नहीं जांचे जाते। अगर मुझे सही से चेक होता तो 15 नंबर में मुझे 2 या 3 नंबर मिलने चाहिए थे, जिसमें मुझे 9 नंबर मिले, उसमें मुझे 2 या 3 नंबर मिलने चाहिए थे। और एथिक्स में मैंने मुझे 54 नंबर मिला, 80 के प्लस नंबर मिलने चाहिए थे, बहुत कम दिए थे तब भी। और ये जो आयोग अपने हर बार प्री का जब मार्कशीट आंसर की देता है तो हर बार गलत निकल जाते हैं क्वेश्चन, फिर आयोग कहता है कि भाई हमने विशेषज्ञ निकाल दिए। ये हर बार, पिछली बार भी उन्होंने 90-100 निकाल दिए थे, इस बार भी 90, मतलब 200-300 तो ये विशेषज्ञ निकाल चुके हैं। अब आप ये बताइए कि प्री का पेपर बनाने के लिए भाई कितने, क्या हजारों विशेषज्ञ चाहिए होते हैं क्या? कितने? ये बिल्कुल निश्चित तौर पे आयोग को इसमें सुधार करना चाहिए। हम लोग तो कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन यह है कि आयोग को इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि इसके 8-10 क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, जो हमारे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो जब बाहर होते हैं तो कितना दुख होता होगा उनको। बहुत दुख हो जाता है। बल्कि मैं आपको बताऊं, पिछली बार तो मेंस में भी 2023 के मेंस में करीबन 100-150 लोगों को निकाल दिया था, उनके जो है फॉर्म भरने की मिस्टेक के कारण। ये थोड़ा सा रियायत देनी चाहिए, थोड़ा लचीला। बताओ, ये इतनी वैसी बात है कि लोग यूपीपीएससी प्री में, मतलब सिलेक्शन होना कोई आसान बात है? कितना कठिन है। एक तो प्री में सिलेक्ट हो गया, मान लो कोई टेक्निकल मिस्टेक थी, आप इंटरव्यू के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते ही हो जाते थे, तो इधर अलाउ कर देना चाहिए तक। ठीक है भाई, 1-2 इनके डॉक्यूमेंट है, इनको प्रोविजनल कर दो, जब तक ये फाइनल ना दें तब तक ना देना पोस्ट। लेकिन सुधार हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सुधारों की कड़ी चल रही है, अब कुछ सालों में अच्छा हो जाएगा। चलो अब थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, रैपिड फायर टाइप का। आपके दृष्टिकोण से जीवन क्या है? जीवन क्या बताया, जीवन अब क्या है? 2 पंक्तियों में बताना है। अगर जीवन की बात की जाए, 2 पंक्तियों की बात की जाती है। अब तो मैं क्या बताऊँ, मैं पूरी तरीके से खुद तो बोलिए। जीवन डांस करना है? नहीं, जीवन डांस नहीं करना है। जीवन यही है कि अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा करिए। जीवन डांस कराता है? जीवन हाँ बिल्कुल डांस कराता है, अलग अलग तरीके से वो सिखाएगा आपको रुलाएगा। तो जिसके इशारों पे हम नाचते हैं वो जीवन है? वो जीवन है। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि अपनी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करिए, यही जीवन है जी। आपकी जीवन का एम क्या है? मेरे जीवन का एम है जहाँ तक मैं समाज को कुछ दे पाऊँ, अपने जो भी मेरे पास है, मान लीजिए जो भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो उसको मैं जो भी समाज को दे पाऊँ, मेरे लिए यही जीवन है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जी, ठीक है। आप आजकल कई सारे जो है लोग आरोप लगाते हैं, हालांकि थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहेगा ये। आपको क्या लगता है कि मतलब मुस्लिमों के साथ कोई पक्षपात होता है इंडिया में? अब देखिए, हमारे साथ तो इस तरह की अभी कभी कोई सिचुएशन मेरे सामने नहीं आई। मैं जब से मैं मतलब जहाँ भी मैं निचोल में रहा हूँ, ठीक है, वो हाँ मैं उन्हीं सबके पूछ रहा हूँ, सरकारी विभागों में, टीचर सब में। वो बहुत पीसफुल एरिया था। हमारे जो अधिकारी रहे हैं, हमारे जो मित्र रहे हैं, उन्होंने कभी भी मुस्लिम के नाम से वही भी भेदभाव नहीं किया मेरे साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा माहौल मिला। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई हमारे साथ भेदभाव होता है, तो मुझे लगता है कि कुछ
जगहों पे या कुछ परसेंटेज होता होगा, ठीक है, लेकिन वो संख्या कम है और उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। बाकी जो भी है, अब एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे सभी लोग क्या होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, हो सकता है कुछ उनका अलग मोटो हो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हमारा जो कंट्री है वो मिलजुल के और शांतिपूर्ण जो हमारा देश है वो अच्छे तरीके से रह रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार के, आप टीचर थे अभी तक, उसमें कोई सरकारी विभाग में कोई किसी तरह की पार्शियलिटी हुई? आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। सलीके से मैंने अपनी नौकरी की है और जितने हमारे जो छोटे अधिकारी हैं चाहे बड़े अधिकारी हों, सभी ने मेरा सपोर्ट किया है। एक टीचर है बड़े फेमस, उनका एक स्टेटमेंट था कि जैसे सुधीर है वो प्लेन उड़ाता है और जो है अब्दुल उड़ा देता है, इस टाइप के जो कमेंट करके लोग समाज में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाते हैं, ये क्या ठीक है? नहीं, देखिए मसला क्या है, उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्होंने पढ़ाने की ट्रेनिंग नहीं ली है। और मैं यहाँ बैठ के मैं कह सकता हूँ कि जो महाराजन डाइट है, डाइट से मैंने ट्रेनिंग ली है और वहाँ के मैं गुरुजन हैं उनका मैं बहुत सादर करता हूँ, बहुत उनको सिखाता हूँ। उन्होंने बहुत सलीके से सिखाया कि बेटा जाना तो कभी सांप्रदायिक मत होना, पढ़ाने के दौरान कभी सांप्रदायिक नहीं होना है, पढ़ाने के दौरान कभी जातिगत भेदभाव नहीं करना है, कभी लैंगिक पूर्वाग्रह वहाँ नहीं रखना है। तो एक बाकायदा सब्जेक्ट इसका आता है, चैप्टर आता है हम लोग के यहाँ ट्रेनिंग में, और अच्छे तरीके से वहाँ टीचर सिखाते हैं, वहाँ बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं। तो उन लोग टीचर्स ने, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी नाम हो मैं नहीं जानता, वो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, पढ़ाने का उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया। वो सोशल मीडिया में वायरल, सोशल मीडिया में पढ़ा रहे हैं, वो उनको क्या करना है, इन्फ्लुएंसर है बस वो। लेकिन तो हम लोग इस चीज पे हमेशा अटैक करते हैं मुस्लिमों पे, वो खुद मुस्लिम होकर मुस्लिमों पे अटैक करते हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। नहीं, ठीक है, वो अच्छे टीचर है माशाल्लाह, लेकिन ये है कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, उन्होंने ये उनको असर, कितना असर बाद में पड़ेगा ये। हम बच्चा है, अगर बच्चे को मैं ऐसा बार बार बोलूँगा तो भविष्य में जाके क्या करेगा। मैं आप बच्चों को ऐसे पहले ही बोल दोगे कि एक जो है रिलीजन के लोग ये बनते हैं, वो बनाते हैं, तो ये कोई मतलब आप पहले से ही उनको उस पर सेट करे दे रहे हो यार। कोई पढ़ने लिखने, अब्दुल कलाम भी थे भाई, उनको पूरा देश पूछता है, हम भी पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं। ये देखिए, मैं सम्मान करता हूँ भाई, हर टीचर का सम्मान करता हूँ। नहीं, मैं नॉर्मल समझ से क्वेश्चन पूछा था। अच्छा ये बताइए, मानव को प्रकृति ने ऐसा क्या अलग बनाया है कि हमको थैंकफुल फॉर नेचर रहना चाहिए, मतलब नेचर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए? अरे ये जीवन ही हमको दिया है तो ये वही थैंकफुल है, और ये जीवन अगर दूसरों के काम आ जाए तो और थैंकफुल है। डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो निकट भविष्य में जो हमारे जो आएंगे वो कुछ तो कहें हमारे बारे में कि हाँ हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए कुछ कुछ तो बचाया, नहीं तो सब खा गए। हाँ, कुछ तो वो पता है, गाली देंगे बयान जी, नहीं तो कुछ तारीफ करके जाए कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अच्छा काम किया और हमारे लिए ये करके गए। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये लोग तो सिर्फ डेवलपमेंट के पीछे भागते हैं। अब आ रहे हैं, वो भी भले भाग रहे हैं, तो एजेंडा के थ्रू आ रहे हैं कि भाई हमने डेवलप कर लिया, हमने इंडस्ट्रियल पूरा सब कर लिया, तुम मत करो। क्यों ना करें हम? ये उनका एजेंडा है, लेकिन उनको भी इस पे आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर उनके विनाश होने में, उनका विनाश होगा, हमारा विनाश होगा, उनका भी विनाश होगा, तो उनको इस पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो बचेंगे नहीं वो भी। यूपीपीएससी में एसडीजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों? ताकि हम ही तो हम भविष्य तैयार करेंगे। मान लीजिए हम ही अगर ऐसा ना करें, हम ही जो विकास के घोड़े को दौड़ाते चले जाएं, वंचित वर्ग को न देखें, चाहे जो हमारा जो कंजप्शन है उसको इतना कर दें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कहे कि ऐसा नहीं वैसा करके चले गए। तो इस चीज़ को सिखाने के लिए बहुत अच्छा किया आयोग ने कि इसको इंट्रोड्यूस। आयोग का ये जो कदम है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई एसडीजी पे बहुत खास फोकस करते हैं, और सवाल अक्सर आते हैं जी, प्री हो चाहे मेंस हो, सवाल अक्सर आते हैं एसडीजी। एक एसडीजी की पंडित जी की ट्रिक है, वो मैंने बनाया था वो। अच्छा, नहीं, सीखिए। अच्छा, ये जो है, ये किस उम्र तक हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, और आपका क्या मानना है, व्यक्तित्व का विकास सिर्फ बचपन में ही हो सकता है कि पूरे जीवन भर होता रहता है? नहीं, बचपन में मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है, लेकिन हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे जीवन पर्यंत का हिस्सा है। आज में मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपसे कुछ सीख रहा हूँ, और निश्चित तौर पर यहाँ से जाऊँगा तो व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके जाऊँगा यहाँ से। नहीं, मैंने भी कई सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं अभी इतनी देर की बातचीत में। व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों का क्या सकारात्मक योगदान होता है? निश्चित तौर पे। किस तरह से? अगर शिक्षक ना रहे तो भाई, अगर देखिए हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ठीक है, फिर मान लीजिए हमारे जो अशोक है उनके भी हैं, और सबसे बड़ी बात जो अकबर थे उनके गुरु लतीफ़ थे, ठीक है, तो उनका जो व्यक्तित्व जो हमारा जो सेकुलर वाला आया उनके गुरु के कारण आया। तो अगर वो नहीं होते शायद वो भी औरंगजेब की तरह सांप्रदायिक निकलते। तो और आसपास जो वातावरण होता है, जो गुरु जो तैयार करता है, उसकी जो भूमिका होती है वो बच्चे को बहुत सलीके से पड़ती है। गुरु शिष्य के रिश्ते को अधिकतम 2 पंक्तियों में बताइए। किसी भी समाज, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के 2 पहिए। जो अगर आप इसमें पीसीएस में फाइनल पोस्ट पे नहीं होते तो क्या करते हैं?
मैं जो कब तक 10 साल लिया और कितना देते हैं? मैं निश्चित तौर पर जो शिक्षक मेरा जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वहीं मैं अपना काम करता और इनोवेटिव तरीके से जो हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो ग्रामीण शिक्षा है, उस शिक्षा को मैं और निखारने का प्रयास करता। जिन्हें बहुत लंबे समय तक सफलता नहीं मिल रही है उनके लिए कोई संदेश? परजिवरेंस आपके एथिक्स में आता है, इसको आप लोग गांठ बांध लें, ठीक है, मिलेगी सफलता जरूर मिलेगी। आप लगे रहेंगे, विल पावर अच्छी है, दृढ़ संकल्प आपका अच्छा है, ईमानदारी से आप लगे हैं, तो आप कहने पर मत जाइए कि लोग क्या कह रहे हैं, कि हमारे पड़ोसी क्या कह रहे हैं, हमारे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। इस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आप अपने मन की आवाज़ सुनिए, इस बार हो जाएगा। अगर ये दिल आपका कह रहा है तो आप अटेम्प्ट दीजिए और निश्चित तौर पर आपका होकर रहेगा। पूरी दम लगा के दीजिए। आपके अनुसार धर्म क्या है? चलो ये क्वेश्चन ला ही दिया इसने, धर्म और इसका एंड गोल क्या है? देखिए, धर्म जो है सिंपल जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में, जो धारण करने योग्य होता है वही धर्म होता है। तो हम जो भी चीज़ धारण करते हैं अपने व्यक्तित्व में, जैसे मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ तो मेरा शिक्षक धर्म हो जाएगा, ठीक है। आप जब मान लीजिए एजुकेटर है तो आपका एक एजुकेटर धर्म है, आप सही गाइडेंस दें, सही आप उसको वो रास्ता बताएं, तो आप जो धारण करते हैं वही क्या होता है, एक धर्म होता है। और धर्म किसी मजहब को आप उससे मत जोड़िए, आप अपने उसको व्यक्तित्व में लाइए और लोगों की मदद करिए। धर्म से विमुख होना आपके हिसाब से क्या होगा? अपने कर्तव्यों से विमुख होना। मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं धर्म से विमुख हूँ। अच्छा, शिक्षक समाज को क्या संदेश देता है? शिक्षक समाज को ये संदेश देता है कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े। बहुत रैपिड फायर, बहुत अलग अलग तरह का सवाल है। आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक किसको मानते हैं? मेरा अनुभव ने बहुत मुझे सिखाया है। मैं बार बार मैं अटेम्प्ट देता रहा, तो बहुत कुछ मैं सीखता रहा। जीवन ने सिखाया है, मतलब जीवन ने सिखाया है। ठीक, जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। वर्तमान समय में भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का डिक्लाइन हुआ है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? देखिए, इसके लिए उत्तरदायी हमारे जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं वही उत्तरदायी हैं जान जी। अच्छा। उन्होंने क्या किया है कि अब जो एजुकेशनल है उसको उन्होंने व्यापार बना लिया। अब छोटे स्तर पर देखा जाए तो कई सारे कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट स्कूल खुल गए। तो वो क्या कर रहे हैं, अब जो हमारी जो गुरु शिक्षक की जो परंपरा है वो अब पैसे के लेन देन पर आधारित हो गई है। वो अब सिर्फ पैसे को फोकस कर रहे हैं, किसका पैसा आ रहा है, किसका पैसा नहीं आ रहा है। अब जो मोरल वैल्यूज़ है, जो हमारी जो नैतिक शिक्षाएँ हैं, वो बच्चे के पास नहीं जा रही, वो उस बच्चे वहाँ सिखाया नहीं जा रहा है। तो अब जब वो सीख रहा है, वो भी जान रहा है कि पैसा देना हमको पढ़ना है। एडटेक का कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस्ड। हाँ, एडटेक ने निचले स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे अगर आप एडटेक को फॉलो करवाएंगे, वहाँ पे पैसे स्तर देखेंगे, तो नैतिक विकास तो वहीं से होना है ना। वो जब बच्चा नहीं सीखेगा तब क्या इज्जत क्या करेगा, गुरु क्या इज्जत करेगा। जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने कोविड में मान लिया था कि भाई ऑनलाइन ही सब चलेगा, तो अब ऑनलाइन सब बना दिया है। ऑनलाइन से ज्ञान मिल सकता है, ऑनलाइन से संस्कार नहीं मिल सकता। तो मतलब स्कूल जाना जरूरी है। स्कूल जाना बहुत ही जरूरी है, कम से कम 12 तक सहयोग की भावना होती है, सामुदायिक भावनाएं होती हैं। बच्चा लड़ता है, झगड़ता है, गिरता है, पढ़ता है और बच्चों से सीखता है, ठीक है, ईर्ष्या सीखता है। पढ़ना नहीं होता है, और भी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा करिकुलर। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा स्कूल में जाकर सीखता है। आपकी सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है? एक्टर, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया। किसके डांस मूव फॉलो करते हैं? ये शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को कोई ऐसा एस्टैब्लिश्ड डांसर तो नहीं माना जाता? नहीं तो अच्छा, वो वाला किंग वाला, हर स्टेप में आप देखेंगे किंग वाली जो। अच्छा, ओके। और एक्ट्रेस में फिलहाल तो अभी कोई नहीं है। कोई नहीं कि सब है? अब सभी है, समझिए, सभी अच्छे लगते हैं। कोई अफेयर किया जीवन में अपने? जीवन में अफेयर, ठीक है, नो कमेंट। इस पे नहीं बोलेंगे। सोशल मीडिया पर आजकल आप बड़े सक्रिय हैं और इसका सकारात्मक प्रयोग करते हैं। एक प्रतियोगी छात्र को कितना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए देना चाहिए? देखिए, एंटरटेनमेंट आप बहुत ज़रूरी है। आप एक जो प्रतियोगी जो है अभ्यर्थी है उसको करना चाहिए, लेकिन अपने गोल को पूरा करने के बाद एक गोल आप बनाइए, ठीक है। अगर आप गोल को आप पूरा कर लेते हैं तो जो बाकी समय बचता है आप उसको एंटरटेनमेंट में लगा दीजिए। मेहनत जरूरी है कि भाग्य? दोनों जरूरी है। अच्छा, भाग्य का कितना % रोल होता है? भाग्य का रोल मेरे हिसाब से 10% के आसपास, 90% आपकी मेहनत है और 10% आपका भाग्य है। तो लेकिन 100% तो होगा ही नहीं जब तक भाग्य नहीं है फिर तो। हाँ, तो फिर भाग्य आपका होना चाहिए, मानते हैं? जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क जो है वो भाग्य को पीट देता है। नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। किस्मत जब आपके ललाट पे लिखा रहेगा तो तभी जाके आपका काम होना होगा। तो 10% आपका भाग्य रहेगा, लेकिन बाकी 90% मेहनत ही आपके भाग्य को बदलेगा।
ऐसे किसी एक व्यक्ति के बारे में बताएं जिन्होंने आपके जीवन में जो है बड़ा परिवर्तन लाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। माता पिता, भाई बहन, मेरी अम्मी ने, कोई भी। मेरी अम्मी ने अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। पूरा सपोर्ट किया जी, शुरू से बिल्कुल, लेके। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी वो नहीं है इस फिलहाल इस दुनिया में, अच्छा लेकिन जब तक ही इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है जी। अपनी किसी 2 बैड हैबिट के बारे में बताएं। पहली बैड हैबिट कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। अच्छा। ऐसे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती है, हालांकि मैं एक अध्यापक हूँ और मुझे इस पे कंट्रोल करना चाहिए और मैं कंट्रोल कर भी रहा हूँ। और दूसरा बैड हैबिट है कि मैं थोड़ा खाने पीने में बहुत लापरवाह हूँ जान जी। ज़्यादा खाते हैं कि कम? नहीं, कम खाते हैं और मेरा खाने पीने का शेड्यूल बहुत बिगड़ा हुआ है जान जी। अच्छा। बहुत। आप अपने डांस से काफ़ी चर्चा में आए जी थे। जी 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 जी। ये डांस जो है बाकायदा कोई ट्रेनिंग वगैरह लेके करते हैं कि ऐसे ही? नहीं, मैंने बताया है कि मैं बाथरूम डांसर हूँ। लेकिन डांस की वजह से मुझे बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्कूल में मैं डांस करता था तो जैसा मैं शिकायत हो गई। जब पढ़ते थे तब भी डांस करते हाँ, तभी डांस करते थे। मैं अपने स्कूल के कार्यक्रम में भाग लिया करता था। अच्छा 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 अच्छा। वो जो एक्स्ट्रा हाँ, होता है। उसके बाद स्कूल में आया, बच्चों को डांस सिखाने लगा तो मेरी शिकायत हो गई, मैं सस्पेंड होने वाला था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा डांस करना। डांस करते हो तुम? डांसिंग टीचर हो? उन्होंने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, इतना ग्रिल कर दिया वहाँ पे हाँ जी। मैं 21 का इंटरव्यू था, मैं पूरी तरीके से कांप रहा था, मेरे हाथ पर कांप रहे थे, इतना उन्होंने मुझे डांट दिया डांस के सवाल पे। अच्छा। नंबर कितने दिए थे फिर? 50 के 55 के आसपास से नंबर मिला। नंबर बहुत उतना नहीं मिला, एवरेज नंबर। डांस की वजह से? डांस इतना उन्होंने मुझे ग्रिल कर दिया इस सवाल पे, मैं पूरा बैकफुट पे आ गया था और फिर मैं फ्रंट फुट पे आ ही नहीं पाया 21 वाले इंटरव्यू। क्या सवाल थे? एक आध सवाल बताइए जल्दी। सवाल यही सब कि क्या आपकी मतलब कि कौन सी आपकी मतलब कि आपके अंदर खूबियाँ क्या क्या है जो प्रशासन में आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि डांस क्या है। अब डांस इसी पर तो वो मुझे मेरा पूरा इंटरव्यू खींच ले गए। अगर आपको डांस करने का मौका मिले तो किसी एक्टर या एक्ट्रेस में से किसको चुनेंगे? एक अगर एक्टर या एक्ट्रेस कोई भी, अगर आप मतलब आप धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती आ रही है, क्या पता एक दिन अगर ऐसा मौका मिले तो शाहरुख खान जी। शाहरुख खान के साथ करेंगे? कोई एक्ट्रेस नहीं? नहीं, एक्ट्रेस नहीं, सिर्फ शाहरुख जी है? वाह, शाहरुख के बड़े फैन हैं आप। अच्छा, तो ऐसे फेसेस या सिचुएशन के बारे में बताइए, एक में जहाँ पे आप बहुत ज्यादा खुश हो, उछल रहे हो एकदम, एक में बहुत ज्यादा दुखी हो। खुशी और क्या कहते हैं कि एक खुशी एक गम। एक खुशी और एक गम। तो कभी खुशी कभी गम होता है ना? जी 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 जी। वही वाले मोमेंट। खुशी तो फिलहाल तो मुझे भी आई नहीं इस तरह का मौका नहीं है कि मैं उछल पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मेरे 2022 का रिजल्ट भी आया तो मेरे अनुरूप नहीं था कि मैं खुशी से उछल पाऊँ, तो खुशी वाला माहौल तो अभी नहीं आ पाया है। लेकिन यह है कि हाँ, दुख वाला है तो जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, वो जिस दिन एसडीएम बनोगे उस दिन हाँ, उस दिन जबरदस्त डांस आएगा। एसडीएम या डीएसपी दोनों में से कोई मिल गया उस दिन, थोड़ा सा जो मेरा बहुत तगड़ा डांस आएगा। हाँ, अभी तक का जो ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल आपके पास आऊँगा मैं जी। ठीक 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 ठीक। सरकारी नौकरी के 2 फायदे और 2 नुकसान। फ़ायदे ये है कि आप के पास थोड़ा सा धन होता है, ठीक है। आप किसी से कोई हाथ फैलाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको समाज में थोड़ा सा सम्मान मिल जाता है। नुकसान ये है कि आपके पास थोड़ा समय कम है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास थोड़ा सा समय कम रहेगा। और दूसरी बात, आप जो नवाचार करने चाह रहे हैं वो नवाचारों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। सरकारी इतना क्रिएटिविटी थोड़ी सी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको सरकार के हिसाब से काम करना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में 2 पंक्तियों में बताएं कि इसके बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट क्वेश्चन। जी, मैंने बिल्कुल बताया कि ये बहुत ही विश्वसनीय संस्था है ऑनलाइन। जहाँ तक मैं जानता हूँ ज्ञान सर को जानता हूँ, ये काफ़ी हंसमुख भी हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। और जो इनके यहाँ के जो कंटेंट है वो काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। हालांकि मैं इंटरव्यू से जुड़ा था, तो जो मैं इंटरव्यू में सूचनाएं आती थी उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की जब मैं इंटरव्यू में गया, वहाँ इंटरव्यू देने गया था। तो एक विश्वसनीय संस्थान है और निश्चित यकीन मानिए कि यूट्यूब पर अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह का जो चैनल है वो दूसरा कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और फाइनली इस इंटरव्यू को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। कोई जावेद आलम जी से अगर आपका सवाल हो तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। बाकी ये विश्व फेमस है, इनका चैनल भी है, आप लोग जानते ही हैं। अगर हो सके तो इस वीडियो पे भी एक आध कमेंट कर दीजिएगा। जी जी जी, थैंक यू। ठीक है, चलो भाई, इंटरव्यू देख लिया, जावेद आलम जी को सुन लिया, डांस वांस सारे मूव समझ लिए, जाओ खेलो।